जैसे कि आपके साथ हमारी बात हुई और हम आपके साथ जो चर्चा करना चाहते हैं, संवैधानिक राजनीति क्या है, कैसी हो, ये बहुत सारे सवाल लोगों के सामने। लोगों को लगता है कि राजनीति जो है 5 साल के बाद आने वाली एक प्रक्रिया है, जिला परिषद हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो राजनीति एक 5 साल के बाद आने वाली प्रक्रिया है और वोट करके उनकी जिम्मेदारी समाप्त होती है, ऐसे लोगों की एक आम धारणा है। आज आपके साथ हम चर्चा ये करने वाले हैं। शुरुआत में आप सभी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो संविधान है, जिसमें हमारे आज के विषय में जो सवाल आया हुआ है, संविधान के अनुसार जो ये भारत की जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हम देखते हैं चुनाव के वक्त, तो उसके उद्देश्य को हम शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे। मैं शत्रुजीत सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ी शुरुआत में एक संक्षिप्त में 2-3 मिनट में हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि क्या ये प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है संविधान के अनुसार। जी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सर, आवाज नहीं आ रही। माइक को निकाल दीजिए सर, आप मोबाइल से और वैसे बात कीजिए। अब आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ आ रही है जी सर? जी जी जी, अपनी अच्छा, बात रखिए सर। सर आज का टॉपिक जो चर्चा के लिए लिया गया है वह है संविधानवादी राजनीति कैसे हो। तो सर्वप्रथम हम इन शब्दावलियों को पहले समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। जी तो संविधानवादी यानी संविधानवाद किसको कहते हैं? तो कानून का राज या विधि का शासन का पक्ष लेना ही संविधानवाद है। और राजनीति का क्या अर्थ होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राजधन नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाता है। अब ये यहाँ से बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाती है। और उधर संविधानवाद को अगर हम और स्पष्ट करें तो कानून का राज स्थापित करने का जो पक्ष लेते हैं वे संविधानवादी कहलाते हैं। तो इस परिदृश्य में यानी जो राजनीति को लोग ऐसा समझते हैं कि राजनीति को करने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो इस बात से तो जो राजनीति का मतलब है, अगर हम उसको स्वस्थ राजनीति करें, संवैधानिक राजनीति करें, तो राजनीति का अर्थ ही है कि जो इस देश की जनता, मोस्टली जो मूल निवासी समाज है, SC ST OBC है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, ऐसे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उसको कहते हैं राजनीति। और इसमें हमें कानून का राज स्थापित करना होता है, अर्थात जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान को लागू करने के लिए राजनीति की जाती है। तो जब भारत के संविधान को लागू करने की अगर हम राजनीति करें तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इसमें जो भी हमारी जनता है उसके आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊंचा करने का काम करना होता है। तो जो ये संविधानवाद के अंदर जो सरकार की सत्ता होती है वह संविधान से ही उत्पन्न होती है और संविधान से ही उन राजनीतिक लोगों की सीमा तय होती है। तो यानी ये राजनीति जो
अगर संवैधानिक रूप से की जाए, जो हमारे संविधान में जनता के लिए विभिन्न प्रकार के उनके उत्थान के उन्नति के लिए जो उसमें प्रोविजन है, अगर हम उनको लागू करने के लिए अगर हम राजनीति करें तो इस राजनीति से निश्चित रूप से भारत की समस्त जनता खुशहाल समृद्धशाली जिंदगी जी सकती है। तो जैसे भारत का जो संविधान है, उस समूचे संविधान का निचोड़ जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जिसको बाबा साहब ने उस प्रस्तावना को लिखा है, उस प्रस्तावना में संविधान सभा के किसी भी व्यक्ति का कोई भी विचार नहीं है, वो पूरा का पूरा बाबा साहब का लिखा हुआ है। वह प्रस्तावना ही समूचे संविधान में क्या है उसकी एक झांकी वो खींच देता है। तो जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में प्रमुख रूप से अगर हम कहें तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये कायम करना, ये चारों चीजें भारत के निचले स्तर के व्यक्ति को भी ये चारों चीजें प्राप्त हो जाएं, तो ऐसी संवैधानिक राजनीति अगर की जाए तो निश्चित रूप से इस देश के लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। साथ ही जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखे गए हैं। उनमें से जैसे प्रभुत्ववादी शब्द रखा गया है। अब जो ये प्रभुत्ववादी शब्द का मतलब क्या है? प्रभुत्ववादी शब्द का तात्पर्य होता है कि हमारे भारत के संविधान से बड़ा हम किसी को नहीं मानते हैं, यानी हमारी जनता से, हमारे संविधान से बड़ी और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। हम अपने देश के अंदर के और बाहर के सारे निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। फिर इसमें दूसरा शब्द है समाजवादी शब्द। ये समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है, हालांकि जो बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था संविधान, उसमें समाजवादी शब्द की सारी भावनाएं उसमें जुड़ी थी, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये शब्द जोड़ा गया। ये जो समाजवादी शब्द है, अगर इसको हम भली भांति समझें तो इसका उल्टा पूंजीवादी व्यवस्था होती है। तो समाजवाद का अगर हम डेफिनेशन करें तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के उत्पादन के प्रमुख स्रोत वो पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए, और जो हमारे जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी चीजें वो गवर्नमेंट फैक्ट्री में बनना चाहिए, और वो सस्ते में जनता को उपलब्ध कराई जाना चाहिए, और उससे जो लाभांश होना चाहिए उस लाभांश को सरकार और उसमें जो कार्य करने वाले कंपनी में कर्मचारी होते हैं उनमें, और जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले उपभोक्ता होते हैं उन सभी में उसको वितरित कर दिया जाना चाहिए। और समाजवादी शब्द का एक और अर्थ है, यानी ये भारत सरकार की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वह यानी एक निचले स्तर के आदमी से लेकर के इस देश के उद्योगपति या एक IAS अफसर के आमदनी में बहुत बड़ा अंतर नहीं आने देगा। उसकी आमदनी में इस बात की जिम्मेदारी हमारे राजनीतिक लोगों की। कंक्लूड कीजिए अपनी बात को जी। और सर इसमें और दूसरा शब्द एक सेकुलर शब्द है, संक्षिप्त में जी। हाँ, तो ये सेकुलर शब्द भी यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तो इस देश में जो सेकुलरिज्म है उसको भी लागू किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट शब्द इसमें आता है लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था इस भारत देश की है, यानी इसमें जनता ही सर्वोपरि होना चाहिए, यानी जनता के कल्याण के लिए जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए काम करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक गणतंत्रात्मक शब्द है, यानी भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं,
इसका तात्पर्य होता है कि भारत के जो भी शासन प्रशासन करने वाले लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सभी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाने चाहिए, इसीलिए इनको गणतंत्र कहते हैं। तो यही व्यवस्था हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें भी यह लोकतंत्र और यह गणतंत्र होना चाहिए। उसमें भी यानी एक सिंह सर जी, उस मुद्दे पर भी आपसे हम बातचीत जी आप रोकना चाहेंगे, आप किसी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि जो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की बात है, माफ कीजिए, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की जो बात है उसके ऊपर हम विषय को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए यहाँ पर कि भारत के जो संविधान का जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसमें हमारे पूरे संवैधानिक प्रक्रिया की, संविधानवाद की और संवैधानिक लोकतंत्र की, राजनीति की वहां पर बातें वहां पर की गई है। उससे भी काफी सारी बातें समझ में आ सकती हैं। हमारे साथ संजय मोहिते सर हैं। संजय मोहिते सर, आपसे हम इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे कि जो लक्ष्य की बात कर रहे थे शत्रुजीत सिंह सर, कि संवैधानिक एक लक्ष्य है, संविधानवाद की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और उसके साथ साथ ये जो जानना चाहेंगे कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको क्यों अपनाया गया संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि इसके पहले काफी सारे राजे महाराजे हुआ करते थे, वो सारी व्यवस्था को खारिज करके जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको क्यों अपनाया गया, ये दो मुद्दों पर हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो संविधान का लक्ष्य और उसके लिए जो लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया। जी मोहिते सर, माइक आपका ऑन कीजिए सर। प्रदीप जी धन्यवाद। मुझे सुन पा रहे क्या? जी जी जी, कौन सी आवाज? हाँ, आज का जो विषय है चर्चा का, संविधानवादी राजनीति कैसे हो, मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि संविधानवादी राजनीति का ट्रेंड इस देश में अभी शुरू ही नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद वो अपेक्षाएं संविधानकर्ताओं ने रखी थी, मगर शासक जातियों ने इसे धर्म संप्रदायों की राजनीति, जातियों की राजनीति, गरीबी हटाओ की राजनीति, मंडल कमंडल की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, तथाकथित विकास की राजनीति से बहुमत की राजनीति तक इस प्रक्रिया को घसीटा है। इसलिए आज भी हम भारत के लोग ऐसा कहने में भारत की जनता हिचकिचाती है, क्योंकि भारत के संविधान के स्पिरिट को न समझने की वजह से उसे जाति संप्रदाय में उलझा के रखने वाली प्रक्रिया ने आज तक उसे सही राजनीति में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। भारत की जनता जब तक संविधानवादी राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक वो अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। पहले तो हमें यह समझना होगा कि संविधानवाद आखिर क्या है। जैसे कि शत्रुजीत सिंह जी ने कहा कि संविधान देश के शासन को आधार प्रदान करता है। संविधान स्टेट को मतलब देश को कानूनों तथा नियमों द्वारा शासित करता है। कोई भी सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है और संवैधानिक सरकार वही कहलाती है। इसका मतलब है कि
संवैधानिक सरकार तथा संवैधानिक सिद्धांतों में आस्था रखने का मतलब है संविधानवाद। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भारत के संविधान का प्रारंभ कहां से होता है, उसकी प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्श, उद्देश्य और मूल्यों का समावेश है। संविधान की प्रस्तावना एक निश्चित निर्देश तथा इशारा करती है जिसमें देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रक्रिया को पूरा करने वाले प्रावधानों के तरफ ध्यान आकर्षित करती है। संविधान एक ऐसा प्रलेख है जो दस्तावेज, कानूनों तथा नियमों को समाहित करते हुए सरकार के स्वरूप को निर्धारित करता है और नागरिकों एवं सरकार के बीच संबंध भी निश्चित करता है। इसमें एक बात देश के नागरिकों ने स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि कोई भी सरकार संविधान द्वारा शासित अथवा सीमित होती है, वही सरकार संवैधानिक कहलाती है। अगर ऐसा नहीं है तो देश के नागरिकों को सजग और सावधान होना चाहिए कि अगर कोई सरकार संविधान के प्रावधानों को अनदेखा कर रही है या नियम भंग कर रही है तो समझ लेना आपके मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता खतरे में है। आज हम देख रहे हैं भारत के 90% लोगों को यह पता नहीं है कि संविधान की सत्ता का स्रोत भारत के लोग हैं। लोगों को यह पता नहीं कि सरकार नाम की चीज एक ऑब्जेक्ट है, मगर यह ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वो जिंदा है और इन्हीं जिंदा प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों ने गवर्न करना चाहिए। यह संविधान का स्पिरिट है। मगर क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? क्या इस देश के नागरिक देश को गवर्न कर रहे हैं? क्या ये फीलिंग्स उनके मन में है? मुझे नहीं लगता दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि नागरिकों में वो देश को गवर्न कर रहे हैं, ये फीलिंग्स है करके। संविधानकर्ताओं को ये निश्चित रूप से लगता था कि आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वास्तविक संतुष्टि और भारतीय समाज की संरचना में मूलभूत परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए भारत में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति होनी चाहिए। उस तरफ हमारी सरकारें कितनी आगे बढ़ी है। यहां का उच्चवर्णीय समाज जो अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता और संविधान समता समानता की बात करता है, तो संघर्ष होना जरूरी है। मगर लोगों को इनकी जानकारी नहीं होने की वजह से ये संघर्ष अभी मैदान में नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चर्चा एमएनटी के माध्यम से आपने छेड़ी है, ये बहुत अच्छा कदम है। ये लोगों को अवसर है बताने का कि संवैधानिक राजनीति क्या है। धन्यवाद प्रदीप जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश द्रविड़ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। सुरेश द्रविड़ सर, एक आंदोलन आप देख रहे हैं,
और पूरे देश भर में अभी स्थिति अलग अलग राज्यों में उसका एक दबाव सा है। लेकिन जो संवैधानिक राजनीति के बारे में हम आपके बारे में थोड़ा सा चर्चा ये करना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माताओं के बारे में अभी मोहिते सर ने हमें बताया, शत्रुजीत सिंह सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से संविधानवाद है और संविधान को लागू करने की जो बातें हैं, संविधान के अनुसार जो काम करने की बातें हैं, वो संविधानवाद है और उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि देख रहे हम कि रियासतें हैं इस देश में, खुद को आज भी राजा महाराजाओं के आज के वारिस बताते हैं और चुनाव में एक परिवारवाद चल रहा है। कुछ लोग अपनी एक इमेज बनाते हैं, पूरे देश के ऊपर अपनी एक इमेज बनाते हैं, ऐसी एक स्थिति है। लेकिन आपसे हम क्या जानना चाहेंगे कि ये सब संविधान के पहले भी था, आजादी के पहले भी था, तो उसको सबको त्याग कर, उसको सबको छोड़कर संविधान निर्माताओं ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें दी, गणतांत्रिक व्यवस्था दी, उसके पीछे क्या कारण उनको लगे होंगे और वास्तव में वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है संविधान के अनुसार? जी द्रविड़ सर। प्रदीप जी, MNT न्यूज नेटवर्क का धन्यवाद, जो आज बहुत ही गंभीर विषय चर्चा के लिए रखा है। और ये जो विषय है आपकी बातचीत से भी स्पष्ट हो गया है कि पहले जो राजे रजवाड़े जो थे उनकी सत्ता चलती थी, उनके नियम उनके कानून चलते थे और उन नियम और कानूनों पर संविधान के माध्यम से अंकुश लगाया गया। लेकिन आज भी वो किसी न किसी रूप में परिवारवाद या सुप्रीमोवाद जो मतलब देश में अभी भी जो चल रहा है कि उस परिवार के बिना राजनीति नहीं चल सकती या उन लोगों के बिना राजनीति नहीं चल सकती, ये निश्चित रूप से संविधानवाद के ऊपर एक कड़ा प्रहार है। और इस प्रहार के प्रति आज तक ना इस देश के मीडिया ने जागरूक किया और ना इस देश के जो संविधान की जिनके ऊपर लागू करने की जिम्मेवारी है उन लोगों ने इसके प्रति कोई चेतना का अभियान चलाया। क्योंकि जो संविधान है, संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन उन विधियों और नियमों द्वारा होता है जो संविधान में वर्णित होते हैं। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होती और शासन संचालन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। लेकिन हम जो देश में देख रहे, आप संसद में जिन सांसदों की हमने ड्यूटी लगाई, जिन सांसदों की ड्यूटी लगाई कि संविधान के मुताबिक उनको काम करना है, क्या उन सांसदों ने देश के संविधान के मुताबिक काम किया? क्या जो आज मौजूदा सरकार है वो कृषि संबंधित कानून लेकर के आई, क्या उसमें संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया? और उसमें मजदूर विरोधी कानून लेकर के आई, उसमें क्या संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया? तो निश्चित रूप से ये जो सवाल है कि संवैधानिक प्रक्रिया को मौजूदा सरकार नहीं अपना रही और पूर्व की सरकारों ने भी उसको नहीं अपनाया, तो ये सवाल खड़ा करता है जो सरकारें आज तक आई हैं उनके खिलाफ एक विद्रोह करने का। क्योंकि संविधान के अनुसार इस देश की व्यवस्था चलनी चाहिए। संविधान उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही होता हो। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में संविधान तो था, लेकिन वहां संवैधानिक सरकार नहीं थी। आज भी देश में ऐसा हो रहा है, हमारे सामने हमारे देश में संविधान है लेकिन देश में संवैधानिक सरकार नहीं है। यहां किसी की सुनी नहीं जा रही। किसान दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा, उनका कोई मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा, उनसे कोई चर्चा नहीं की जा रही। और मजदूर इस लायक ही नहीं छोड़े कि वो आज श्रम जो कानून मजदूरों के खिलाफ बनाए गए, असंवैधानिक तरीके से बनाए गए, उनकी से चर्चा नहीं की गई, उनके प्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की, जनता से चर्चा नहीं की गई। तो इस टाइप का जो देश में जो तानाशाही चल रही है, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और आज पूरे देश के नागरिकों को, चाहे वो कर्मचारी है, छात्र है, नौजवान है, संविधानवाद के प्रति जागरूक करना चाहिए
और संविधान की चेतना का जो अभियान है वो चलाना चाहिए। जैसे शत्रुजीत सिंह जी ने जो बताया था प्रस्तावना के संबंध में, उस प्रस्तावना को में वो लक्ष्य उसके स्पष्ट हैं, उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं संविधान के, उनको प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। जी प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शत्रुजीत सिंह सर की तरफ आना चाहूंगा। सर, ये जो बात अभी चुनाव की हो रही है या पूरे हम देखते हैं कि राजनीतिक जो प्रक्रिया उसके बारे में आप बता रहे थे, जो लोकतांत्रिक या संविधानवादी जो राजनीति है या लोकतांत्रिक राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें लोगों का सहभाग होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि पहले की भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया है। तो ये जो लोगों का सहभाग होना आवश्यक है, ये संविधान निर्माता भी जानते थे। तो क्या उनके दृष्टि से किस प्रकार से उनका सहभाग होना चाहिए, और उनको सहभाग होने के लिए शिक्षा के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, संसद के माध्यम से क्या वो प्रक्रिया है, कौन सी जागृति की प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे। जी शत्रुजीत सिंह सर। सर आवाज मेरी आ रही है? जी मिल रही है सर। हाँ सर, इस संदर्भ में जो भारत देश का शासन और प्रशासन है, भारत देश को हर जनता के हित लायक चलाने के लिए इस भारत देश के सभी ग्रुप के लोगों का शासन प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस बात को बाबा साहब और हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले से ये बात निकल करके आगे बढ़ी, साहू जी महाराज, और फिर इसके बाद बाबा साहब इसको बहुत ही विधिवत तरह से इसको समझा और संविधान में इसको माला की तरह उनने पिरो दिया। तो जो ये आरक्षण का प्राविधान है, ये आरक्षण का प्राविधान बाबा साहब ने संविधान में बड़ी मेहनत से उनने इसको दिलवाया। तो ये जो आरक्षण का प्राविधान है, ये इतनी बड़ी जो भारत देश की आबादी है, उस आबादी के लिए अगर थोड़े से लोगों को नौकरी मिल जाती है तो उससे उनकी गरीबी नहीं दूर हो सकती है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का मामला था कि भारत देश के समस्त समुदाय के ग्रुप के लोग जो हैं वो सभी स्थानों में शासन प्रशासन में रहेंगे, जहां पर योजनाएं बनती हैं उस योजना के लिए बजट पास किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सारी चीजों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर समुदाय के, हर ग्रुप के लोग रहेंगे, उनकी भागीदारी रहेगी, तो किसी भी ग्रुप के साथ कोई अन्याय होने नहीं पाएगा। इस मंशा को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने 1919 से वो प्रयास करना शुरू कर दिए थे। उनकी राजनीति भी वहीं से शुरू होती है और वो इस प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए साउथ बरो कमीशन के सामने उनने अपना ज्ञापन रखा था और उसमें मेन दो ही बिंदु उसमें महत्वपूर्ण थे कि पहला, इस देश में जो वंचित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, जिनको वो डिप्रेस क्लास के लोग कहते थे, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और साथ ही उनको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। और 2019 में ही उन्हें सफलता मिल गई थी। इसके बाद जब साइमन कमीशन इस भारत देश में आया तो साइमन कमीशन 1928 में आया, तो 1928 में भी वो साइमन कमीशन के साथ वाइस प्रेसिडेंसी में रह करके उनने साथ में काम किया था और एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम उनने साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया था। और इसके बाद 1929 में भी उनने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया और उसमें उनने यही प्रयास किया महत्वपूर्ण रूप से
इस देश ये और वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। और जो रिपोर्ट आई उसमें उनको सफलता मिली। इसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो 1930 में यानी जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों के विरोध करने के बाद भी बाबा साहब ने अंग्रेज सरकार को कन्विंस करने में सफल हुए कि इस देश के डिप्रेस क्लास के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और कम्युनल अवार्ड के रूप में वो कन्विंस किए सरकार को कि कम्युनल अवार्ड मिलना चाहिए, इनको पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए और साथ में वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। फिर 1931 में उनने फिर से इस बात को बड़ी जोरदार से इसको फिर से उनने रिपीट किया और 1932 में उनने फिर से अपनी इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा गोलमेज सम्मेलन में और परिणाम स्वरूप उनको सफलता मिल गई, कम्युनल अवार्ड मिल गया। वयस्क मताधिकार 1900 जो मताधिकार कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही मिल गया। लेकिन जो ये कम्युनल अवार्ड था जो अपर कास्ट के लोगों का नेतृत्व करते थे, जो इस देश के डिप्रेस क्लास के लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का हक मार करके चल रहे थे, उन लोगों को परेशानी हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। तो यरौदा जेल से गांधी जी ने जो है अनशन छेड़ दिया और अंततोगत्ता उनने कम्युनल अवार्ड को, जिससे डिप्रेस क्लास के लोगों का उचित लाभ होता, उससे वंचित करा करके उनने आरक्षण में सीमित कर दिया। इसी प्रकार से बैकवर्ड जो ओबीसी तबका था, उस ओबीसी तबका को ओबीसी तबके को आरक्षण नहीं मिल पाया था। बाबा साहब के अथक प्रयास के बाद 340 आर्टिकल बनी। उस 340 आर्टिकल के बाद जब 1951 में बाबा साहब कानून मंत्री थे तो उनने गवर्नमेंट को कहा कि ओबीसी के लोगों के लिए आयोग का गठन करिए जिससे कि उनके उत्थान की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन जब उनने नहीं आयोग का गठन किया तो बाबा साहब रुष्ट होकर के उनने इस्तीफा दे दिया और उनका प्रेशर पड़ा सरकार पर। और प्रेशर पड़ने के बाद 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन करती है सरकार और वो काका कालेलकर आयोग 2 साल बाद 1955 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। परंतु उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार वो संवैधानिक रूप से अगर कार्य करती तो जब ये रिपोर्ट आयोग की, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई तो उनको लागू कर देना चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार लागू नहीं किया। जब गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में चुन के आई, हाँ, तो इस प्रकार से हाँ कुल मिला के सर ये देखा गया कि जब भी ओबीसी के लोगों को या हमारे एससी एसटी अल्पसंख्यक लोगों के हित की जब कोई बात आती है तो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो हर जगह विरोध करते हैं। तो ये असंवैधानिक राजनीति हो रही है। जब संविधान में 340 आर्टिकल है, आरक्षण देने का प्राविधान है, तो फिर उनको रुकावटें नहीं डालना चाहिए। और बाद में भी देखे होंगे कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में घोषणा कर दी गई तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने उस सरकार को गिरा दिया। तो साफ साफ यानी जो यहाँ अधिकांश इस भारत देश की गवर्निंग पार्टियां रही हैं वे हमेशा एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों के प्रति वो पूरी तरह से उदासीन रही हैं। इसलिए हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अब इस पर विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को वहां पहुंचाना चाहिए जो हमारे हितों का संरक्षण करें। जी धन्यवाद सिंह साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित सर से जानना चाहूंगा ये जो समस्याएं हमारे सामने रखी है शत्रुजीत सिंह सर ने और उसकी एक प्रक्रिया जो संवैधानिक अधिकारों की उन्होंने रखी कि लोगों का सहभाग किस प्रकार से हो, एक इतिहास उन्होंने हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन जब संविधान बना और संविधान के माध्यम से ये जो पूरी व्यवस्था बनी तो इसमें ये जो समस्याएं हैं जिसका जिक्र शत्रुजीत सिंह सर कर रहे थे उसका समाधान भी लोगों के हाथ में ही है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, लोकतांत्रिक संविधानवादी राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके माध्यम से लोगों के हाथ में ही है। लेकिन उनका सहभाग किस प्रकार से हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में
क्या आप बताएंगे जी? मोहिते सर माइक ऑन कीजिएगा सर। प्रदीप जी, ये शत्रुजीत सिंह जी ने जो इतिहास बताया वो बार बार दोहराने की जरूरत है, क्योंकि संविधान आने के बाद में पिछले 70 सालों में राजनीतिक समाज में आज भी बंधु भाव का अभाव है। समता बंधुत्व की तरफ सरकारें एकदम फॉर्मल तरीके से देखती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की प्रक्रिया में देखती है। इन सरकारों ने संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर दिया है और सरकारों में ही विषमतावादी मानसिकता पनपी है। संविधान सरकारों पर हावी होना चाहिए, बल्कि सरकारें संविधान पर हावी हो गई है। ये बहुत बड़ी आपदा इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पर आन पड़ी है। सरकारों को संविधान में विश्वास नहीं है और इस देश की बहुसंख्य जनता को संविधान पता नहीं है। इसलिए हमें हमारे संगठनों के माध्यम से संविधानवाद का सबसे बड़ा पहलू संविधानात्मक नीति जिसे कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस बारे में खुद कहते हैं कि संविधानात्मक नीति ये कोई सहज भावना नहीं है, उसे आपको सिस्टमैटिकली विकसित करना होगा और हमारे देश के लोगों को अभी उसे सीखना है। भारत की भूमि मूलतः डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ विधान मंडलों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो उस समय वो इस बात को कहते हैं, लेकिन ये बात आज भी कानून बनाने वाली प्रक्रिया में जो लोग हैं वो आज भी इस बात को नहीं मान रहे हैं। संविधानात्मक नीति का पालन की राजनीति किसी ने भी नहीं की, जिसे राष्ट्रीय महासभा कहते थे। उसी में से जन्मी कांग्रेस को वारसा हक के तहत देश की सत्ता मिली। राष्ट्रीय महासभा को बर्खास्त करने की सूचना करने वाले गांधी जी की बात किसी ने नहीं सुनी। इसलिए संविधानात्मक नीति पर पहला प्रहार करने का श्रेय कांग्रेस की तरफ जाता है। पीपल्स को पावर में सहभागिता न देने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है। आज इस देश में प्रक्रिया के स्तर पर संविधानवाद की बात होती है। जैसे कि एक स्टेट है, उसका मुखिया है, संप्रभुता लिखने के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये सब चीजें तात्विक स्तर पर कहां है? राज्य में, केंद्र में नए नए लोग चुनकर जाते हैं, मगर वो है कौन? आपको विश्लेषण करना होगा। सत्ता को वंशानुगत शिफ्ट करने की राजनीति संविधानवादी राजनीति है? यह सवाल उनको पूछना चाहिए। जनता का क्या, वो तो आज भी खुद को प्रजा मानती है। जनता प्रजा के स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहती है। यह बड़ा दुर्दैव है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले रियासतों के जाल में संविधान आया, पूंजीपतियों के जाल में संविधान आया, धर्मतंत्र के जाल में संविधान आया,
इन जालों को तोड़ने के लिए हमें संविधानवाद की शिक्षा को जनता में फैलाना होगा। यही एक उपाय हमारे पास है। जनता आज कास्ट की प्रवक्ता बनी है, जाति की प्रवक्ता। जनता आज क्लास की प्रवक्ता बनी है। जनता रिलीजन की प्रवक्ता बनी है। जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी है। लेकिन हमें जनता को संविधानवाद का प्रवक्ता बनाना पड़ेगा साथियों। शासक जातियां हम पर कारपेट बॉम्बिंग की तरह हर रोज नई समस्याओं का गाज हम पर गिराते हैं, ताकि हम उन समस्याओं में उलझते रहे। उसके लिए वो हर एक जरिए का उपयोग करते हैं। उनकी नीति हमें थका देने वाली है, हताश करने वाली है, मगर हमें समाज को संविधान शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया में निरंतर प्रबोधन करना होगा। बाबा साहब का कथन है, वो कहते हैं, कानून विश्व की सभी खुशियों का घर है। तुम कानून निर्माण करने वाली संस्था पर कब्जा कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है। वो देश की जनता को कहते हैं, व्रत पूजा प्रायश्चित करने की बजाय अपना ध्यान कानून बनाने की संस्था पर कब्जा करने पर देना चाहिए। यही तुम्हारी भूखमरी का अंत व मुक्ति का रास्ता है। इसलिए तुम्हें, इसका मतलब हमें हमेशा सतर्क और शिक्षित होने की जरूरत है। लोकतांत्रिक सभ्यता के आधार स्वतंत्रता, समता और बंधुता बचाने के लिए हमें संघर्षरत होना चाहिए और उसका कार्यक्रम हमको बना के समाज को देना चाहिए। वो कार्यक्रम बामसेप के माध्यम से हमने बनाया है, भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन की प्रक्रिया। जी बिल्कुल। द्रविड़ सर, मोहिते सर आपकी तरफ आएंगे उस कार्यक्रम के बारे में, समय हमारे पास कम है। उसी के ऊपर आपने जो मुद्दा उठाया है कि क्या कार्यक्रम होना चाहिए संविधानवाद को लागू करने के लिए, संविधानवादी राजनीतिक जो है व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए, उसी कार्यक्रम के ऊपर आप तीनों से हम विस्तार से जानना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा द्रविड़ सर से, यहाँ से सुरेश द्रविड़ सर, क्या कार्यक्रम आप देखते हैं, किस प्रकार से ये संविधानवादी संवैधानिक राजनीति या संविधानवादी राजनीति को स्थापित करना चाहिए, संविधानवाद को स्थापित करना चाहिए, इसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या सहभागिता लोगों की होनी चाहिए, संगठन की होनी चाहिए, इसके ऊपर आप हमें बताएं। जी प्रदीप जी, जो भारत का संविधान है वो किसी भी संवैधानिक संस्था को निरंकुश होने की छूट नहीं देता। और ये जो भारत का संविधान है इसको देश में मतलब लागू करने के लिए, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना चुनावी घोषणा पत्र निकालती हैं और उस पर एक बहस चलाती हैं कि एक चुनावी घोषणा पत्र कितना लागू किया नहीं किया। मुझे लगता है ये देश को और देश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र क्या होना चाहिए उनका, ये होना चाहिए कि कितना संविधान उन लोगों ने आज तक लागू किया या बचा हुआ संविधान कैसे लागू, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन वो कौन सी बहस कर रहे हैं, तो इसलिए अब की बार जनता को ये विरोध करना पड़ेगा। जो भी चुनावी घोषणा पत्र लेकर के आते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि संविधान के ऊपर तुम लोगों ने क्या काम किया, कितना संविधान तुम लोगों ने लागू किया, और संविधान की अगर हत्या उन लोगों ने की या संविधान के ऊपर प्रहार किया, ये भी उनको स्वीकार बताना पड़ेगा कि इसको स्वीकार करो, ये तुम लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया, इसलिए तुम्हें ये अधिकार नहीं है, तुम ये जो चुनावी घोषणा पत्र लेकर के घूम रहे हो, ये नौटंकी तुम्हारी चलने वाली नहीं है। ये अब की बार एक बड़ा मुद्दा हमें बनाना होगा और ये अब की बार एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो इसलिए जो हमने, जैसे
आज जब भी कोई राजनेता हमारी बस्ती में आता है, मोहल्ले में आता है, गांव में आता है, उससे हमें सवाल पूछने पड़ेंगे कि संविधान कितना लागू किया या अब की बार कितना लागू करोगे। मुझे लगता है कि वो तो करेंगे नहीं, लेकिन ये सवाल हम उनके सामने खड़ा कर सकते हैं ताकि जनता को भी एहसास हो कि इन नालायक लोगों ने देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो उसको लागू करने के लिए हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान क्या कहता है और संविधान के अनुसार किसान मजदूर के क्या राइट हैं, कर्मचारी के क्या राइट हैं, छात्र के क्या राइट हैं, क्या और संविधान के मुताबिक इस देश की तमाम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा मिली। अगर नहीं मिली तो ये खिलवाड़ करने वाले लोग कौन थे, उनको पहचान करनी होगी और उनकी पहचान करवानी होगी। तो इसलिए बामसेफ ने जो भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम चलाया, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी आह्वान किया था कि हमारे घर में संविधान होना चाहिए, हमें डेली एक पेज संविधान का पढ़ना है, कम से कम एक आर्टिकल डेली पढ़ना है। तो ऐसा कमिटमेंट लोगों ने किया, लेकिन लॉकडाउन आ गया, उसके कारण वो नहीं मतलब कि जो जनता का जो जन अभियान था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन हमने उसको पुनः शुरू कर दिया है। और इस संविधान को ऊपर आने वाले समय में संविधान के ऊपर ही देश में बातचीत चलेगी कि संविधान में बहुत सारे राइट है, जनता के राइट है, इसमें इसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये कोर्ट ने भी कहा है। तो इसलिए आज साथियों हमें ये जरूरत है कि जो भारत का संविधान है उसका हमें प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि उसमें क्या राइट हैं और वह कैसे आदमी की हमारी सुरक्षा करता है, जनता की सुरक्षा करता है, और उस सुरक्षा के मुताबिक जनता को जागरूक करना है। और जनता को जब पता चलेगा कि संविधान में ये राइट है और इन राइटों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो जनता संविधान के समर्थन में खड़ी होगी और आने वाले समय में ये परिवारवादी और सुप्रीमोवादी राजनीति का अंत होने वाला है। आने वाले समय में संविधान के ऊपर ही राजनीति होगी, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, यही आने वाला इस देश की राजनीति का भविष्य होगा। जी प्रदीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि संविधान के लक्ष्य के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार जो बातें लिखी हुई है उसका एजेंडा होना चाहिए राजनीतिक दलों का कि उसको कैसे लागू करें और कितना लागू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को रखने के लिए। शत्रुजीत सिंह सर, जो बात संविधानवाद को लागू करने की है, आपने संविधानवाद की व्याख्या बताई, लोकतंत्र की व्याख्या बताई है, उसके बारे में जानकारी दी है। इसको लागू करने का क्या कार्यक्रम है? लोगों की सहभागिता बढ़ाना, लोगों को ये बातें समझाना, उनको इस प्रक्रिया में लाना, इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए और उसकी क्या आवश्यकता आपको लगती है? जी एक 3-4 मिनट में सर बताइए अपनी बात। हाँ, इसके लिए सर हमें भारत देश के प्रत्येक गांव में जो BSF 4 कार्यक्रम 2 साल पहले से हमने चलाया था, लॉकडाउन के कारण वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। वो कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। यानी भारत देश के हर गांव में हमें पब्लिक सोशल एक्शन कमेटी गठित करना होगा और विभिन्न वर्ग के लोगों को उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा और उन लोगों को संविधान के वे प्रोविजन जिनसे उनका हित होता है हमें उनको समझाना होगा। अगर हम उनको ये बात बताते हैं कि देखिए जो समता का मौलिक अधिकार है उसके तहत अनटचेबिलिटी ये समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी देश में बनी हुई है। तो ये संविधान जब कहता है तो इतने 71 साल से जो लोग शासन कर रहे हैं वो इसको क्यों नहीं हटा पाए, ये हमें जनता को बताना पड़ेगा। दूसरा, प्राइमरी एजुकेशन की बात होती है, यानी अवसर की समानता सबको मिले, तो समानता है उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के लोगों को गवर्नमेंट को जिम्मा लेना है कि वो पढ़ाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही डल है, वहां पर ना तो शिक्षक अच्छे हैं और ना वहां शिक्षा दी जा रही है।
सब प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जहां हमारे गरीब लोगों के बच्चे SC ST OBC माइनॉरिटीज के पढ़ते हैं वहां शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। ये बात हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि संविधान में ये प्राविधान है और ये लोग उस चीज को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों की नींव कमजोर कर दी जाएगी तो उसमें फिर बड़ी बिल्डिंग नहीं तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार से इस देश में जो चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया में सबको चुनाव लड़ने का हक है। सब लोग सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग बन सकते हैं चुनाव लड़के, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर सब बन सकते हैं। लेकिन इसको बड़ी चालाकी के साथ इस चुनाव में इतना भ्रष्टाचार किया जाता है, इतना ज्यादा पैसा बांटा जाता है कि जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव हैं इस देश के 99% जनता के हाथ से बाहर हो गए हैं। 99% जनता कितना भी संवैधानिक रूप से राजनीतिक सत्ता को चलाने का ज्ञान रखती हो, लेकिन वो कभी नहीं चुना जा सकता, क्योंकि करोड़ों रुपया इन पदों में पहुंचने के लिए पैसा बांटना पड़ता है। तो 99% लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। ये हमारा संवैधानिक हक था और उससे हमको वंचित कर दिए। तो जब अच्छे लोग चुन करके नहीं जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा? तो पैसा बांट करके लोग जाते हैं, उनको संसद भवन में या विधानसभा में जगह है कि पैसा बांटने वाले लोगों की जेल में जगह होती है। तो चुनाव आयोग को हमारे जो है बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये बात हमको गांव गांव अपनी जनता को बताना होगा। साथ ही हमको ये भी बताना होगा, गांव में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, हमें उन्हें इस बात को बताना पड़ेगा कि आपके लिए जो स्वामीनाथन आयोग था उसका जो फार्मूला था उसके मुताबिक आपके अनाजों की कीमत तय होना चाहिए। तो जब हम उनको ये बात बताएंगे तो उनके समझ में आएगी कि आखिरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 2006 के बाद से आज तक जो लोग रूलिंग पार्टी रही हैं वो क्यों नहीं लागू की हैं। उनके चरित्र को हमें उनके सामने रखना होगा कि आपकी दुर्दशा, जब आपके धंधे से अनाज पैदा होता है उसकी कीमत नहीं मिलेगी तो आपके हालत ठीक नहीं हो सकते हैं। हमें गांव के लोगों को जो फैक्ट्रियों में, गांव में हर जगह जो मजदूरी का काम करते हैं, हमको उन्हें बताना होगा कि इंटरनेशनल लेवल में जो एक स्टैंडर्ड मापदंड है वह मजदूरी भारत के लोगों को भी मिलना चाहिए, और साथ ही मजदूरी का वह मापदंड होना चाहिए जो न्यूनतम उसकी जिंदगी को चलाने में वो आय पर्याप्त हो। हमें इस प्रकार मजदूरी भी हमें नियत करना होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने देश के लोगों को यह भी बताना होगा कि जब हमारे मौलिक अधिकार के अंदर जो आर्टिकल 21 है, उस आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन में कहा था कि इस देश में जीवन जीने का अधिकार है लोगों को। इस देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मुफ्त और उचित चिकित्सा मिलना चाहिए। तो अगर ये हमारे संविधान में प्राविधान है तो फिर आखिरकार ये 71 साल से सरकारें इस काम को क्यों नहीं कर पा रही हैं? अभी कोरोना टाइम में हमारे पता नहीं कितने लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, उसके अभाव में पता नहीं कितने लोग खत्म हो गए। तो अगर संवैधानिक रूप से अगर इस देश को चलाया गया होता, चिकित्सा की सही व्यवस्था की गई होती तो ये हालात नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे देश में महंगाई इतना ज्यादा है कि लोग चाहे जितना कमा ले, वो एड़ी से चोटी का बल लगा करके हमारे किसान मजदूर लोग कमाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता की वस्तु मार्केट में खरीदने चले जाते हैं तो उनका सारा पैसा चला जाता है, वो जरूरत का सामान नहीं खरीद पाते हैं। तो आखिरकार जब हमारे संविधान में यह प्राविधान है कि समाजवाद होना चाहिए, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, वो केंद्रित नहीं होना चाहिए पैसा। आज इस देश का पैसा, यानी जो क्रीमी लेयर के लोग हैं जिनकी आबादी करीब 11% के लगभग है, उनके पास इस देश की 95% संपत्ति इकट्ठा हो गई है। 5% में इस देश के 89% लोग बसर कर रहे हैं। तो आखिरकार ये समाजवादी व्यवस्था इस देश में है। आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए हमारे संविधान के मुताबिक। तो ये सरकारें क्यों नहीं दे रही हैं? ये बात हमको गांव के लोगों को अपने समझाना होगा, बताना होगा। यदि हम इन सारी चीजों को गांव के लोगों को संवैधानिक प्रोविजन के बारे में बताते हैं कि अगर ये संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए तो इस देश के समस्त लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और वो हर जगह यानी इंप्लीमेंट हो रही है, योजना सही बन रही है
और उसके लिए पर्याप्त बजट हो रहा है कि नहीं। जब सभी वर्ग के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे तो किसी के साथ कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि गांव-गांव पीएसए कमेटी गठित होना चाहिए और ये काम अविलंब होना चाहिए, क्योंकि हम जितना विलंब करेंगे, 71 साल गुजर गए हैं, इस देश के जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में योग्यता है वो लोग इस देश को चला सकते हैं। हमने देखा है कि जो लोग अभी 71 साल तक जो लोग सरकारें चलाए हैं वो अनेबल हैं, उनमें योग्यता नहीं है, संवैधानिक रूप से हम जान लिए वो सरकारें नहीं चला सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक विस्तार से आपने बात बताई है कि किस प्रकार से लोगों की समस्याएं हैं और उसको समाधान अगर है वो संविधान में है, तो संविधान को समझाने के लिए गांव-गांव स्तर तक जाने की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये संविधानवाद बताने की आवश्यकता है। मोहिते सर हमारे साथ है। मोहिते सर, ये जो बात हम चर्चा कर रहे हैं, अभी चर्चा के अंतिम पड़ाव में है, आपके वक्तव्य के साथ इसको हम समाप्त करने जा रहे हैं चर्चा को। ये जो संविधानवाद को लागू करने की बात आपने भी उठाई, लेकिन इसका कार्यक्रम क्या हो सकता है और उसकी क्या जरूरत, कौन कौन से कार्यक्रम की क्यों जरूरत है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में आपसे हम समझना चाहेंगे। जी प्रदीप जी, शत्रुजीत सिंह ने जो कहा, उन्होंने कार्यक्रम को संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने रखा। ये इस देश में आज समाज क्रांतिकारी पक्ष का अभाव है। उस समाज क्रांतिकारी पक्ष का निर्माण करके उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में हमें जाना पड़ेगा। ये जो शासक जातियां है, ये आपकी बात नहीं सुनने वाली है। व्यक्तिवादी चेहरे के लोग भी आपकी बात को नहीं सुनने वाले हैं। तो हमने वामसेप और उसकी ऑफशूट संगठनों की प्रेरणा के लिए BS4 का कार्यक्रम बनाया है। हम समाज को चेहरा बनाना चाहते हैं, व्यक्तिवाद के सामने जनता का चेहरा रखना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद के सामने जनता का चेहरा रखना चाहते हैं। इसमें हमने पहली 5 चीजें ये तय की है कि पीपल सोशल एक्शन के माध्यम से हम एक मास मूवमेंट खड़ी करेंगे। इस मास मूवमेंट के माध्यम से सर्वप्रथम हम इस देश के प्राइवेटाइजेशन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार करेंगे। जनता को संवैधानिक नीति क्या है, उसकी भारत देश को क्या आवश्यकता है, ये बताएंगे। क्योंकि संवैधानिक नीति नीतिमान समाज व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया है और जनता को उन्होंने पैसे के प्रभाव में डाल दिया, मीडिया के प्रभाव में डाल दिया। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उस बड़े बड़े कामों से उनको चकाचौंध करने की प्रक्रिया कर दी और नीतिमान समाज व्यवस्था वोट देने के लिए पैसे देने वाले की राह देखती है। इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। तो वो नीतिमान समाज बनाने की प्रक्रिया में हमारे कार्यकर्ता समाज में जाके उनको समझाएंगे। जनता का राजनीतिक शिक्षण, राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया में उनको ले जाएंगे और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रस्थापना के लिए हमें विवेकी जनमानस की अति आवश्यकता है।
उस पब्लिक कॉन्शियस को तैयार करेंगे। इसलिए हमने पहले 10 पॉइंट का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें 2025 में भारतीय संविधान को की 75वीं सालगिरह है, वो हम मनाने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक संसदीय शासन पद्धति को अपनाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आज भी ये गर्व होता है कि हमने इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। इसका मतलब उनकी अवस्था क्या कर दी, वो खुद खरीद के नहीं खा सकते, ऐसी अवस्था इस देश में 80 करोड़ लोगों की। हम सोचते 1-2 करोड़ लोग होते तो ठीक था, लेकिन 80 करोड़ लोग, इस देश की 70-80% जनता आज भी आपके अनाज पे, मुफ्त के अनाज पे। ये चीज हम लोगों को समझाएंगे 2025 तक। इस भारतीय संविधान ने शोषित और शासित वर्ग का पक्ष लिया है। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए तमाम वो अधिकार जो उन्हें इस देश में हजारों सालों से नहीं मिले थे, वो अधिकार दिए। उनके विकास के बहुत सारी योजनाएं बनाए ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो। इसका हिसाब किताब लेंगे। 90% शोषित शासित वर्ग के लोगों को अभी तक इन चीजों का पता नहीं है। शासक जातियों ने पिछले 70 सालों में इन 90% लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता करने का कर्तव्य नहीं किया है। ये काम हम शोषित और शासित लोगों के बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों द्वारा हम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ शोषित और शासित वर्ग को आज तक यही लग रहा है कि उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है इन शासक जातियों की वजह से मिल रहा है। भारतीय संविधान में इस देश के नागरिकों के लिए क्या क्या व्यवस्था की, जिसकी उन्हें रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, वो जानकारी हम उन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा उनको देना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रतिनिधित्व, ये प्रक्रिया पिछले 70 सालों से क्यों लागू नहीं हो रही है, इसके पीछे कौन लोग है, ये हम शोषित शासितों को बताएंगे। एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट 2019 को लेकर जो आंदोलन चला, उसमें भारतीय संविधान का महत्व खुले तौर पर उजागर हुआ। भारतीय संविधान को लेकर इस कानून का प्रतिरोध करने से सत्ताधारी वर्ग को पीछे हटना पड़ा। यह उदाहरण इस बात का परिचायक सिद्ध होगा कि अगर हम भारतीय संविधान को ही जागृति के माध्यम से इस देश के 90% लोगों को आंदोलन के लिए खड़ा कर सकते हैं। वर्तमान की सरकार कभी भी भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगी। हालांकि इस पार्टी का इतिहास ये है कि वो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तभी इसकी समीक्षा करना चाहते थे और भारतीय संविधान को बदनाम करना चाहते थे। आज भी उनकी कोशिश इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया है, मूलभूत अधिकारों को छीनने की प्रक्रिया में लगा है। देश के बहुसंख्य लोग बदहाल जीवन जी रहे हैं। करोड़ों लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित है। इसका मतलब यही है कि इस देश के शासक लोग इन चीजों को ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे। देश को संपूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन की गिरफ्त में लाने की प्रक्रिया में सार्वजनिक संस्थाएं जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अस्पताल, कृषि विद्यालय, सरकारी बैंक, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी मेडिकल कॉलेज, लिस्ट बहुत बड़ी है। उनको समाप्त करने के सबका निजीकरण करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों को नष्ट करना और लोगों को अपमानित जीवन में धकेलने का यह षड्यंत्र है। साथियों, प्राइवेटाइजेशन के लिए भारतीय संविधान को पहले उन्हें लोगों के अधिकारों को नष्ट करना पड़ेगा, मतलब संविधान को खत्म करना पड़ेगा। इससे पहले हमने जो योजना बनाई है उस योजना को हमारे ऑफशोर संगठनों के माध्यम से भारत के 90% लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि उनके अधिकार खतरे में है। ये अभियान
लगभग 15 राज्यों में 200 जिलों में इसका प्रथम स्वरूप है। यह अभियान 2025 तक चलाएंगे। इस अभियान का मूल उद्देश्य 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। इस अभियान में मूल निवासी संघ है, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है, मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, सभ्यता संघ है। संयुक्त रूप से हम क्रांतिकारी पक्ष की प्रक्रिया में खड़े होंगे। तो ये जो अभियान, हमें कितनी भी दिक्कतें आए, हमारे सामने कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, हम उसको पार करके ये अभियान समाज में ले जाएंगे। पहले चरण में हमने तय किया है कि हम 10,000 पीपल सोशल एक्शन कमेटियां बनाएंगे। ये पीपल सोशल एक्शन कमेटियों को प्रशिक्षित करेंगे और इनके माध्यम से समाज को जागरूक करेंगे और संविधान के फेवर में खड़ा करेंगे, संविधान के पक्ष लेने वाले पक्ष के फेवर में खड़ा करेंगे। ये अभियान हम जारी रखने वाले हैं। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस वक्तव्य के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। सुरेश द्रविड़ सर से इस बारे में संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, संविधान को लागू करने की बात है और देश की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें संक्षिप्त में आपकी आज के विषय के संदर्भ में टिप्पणी चाहिए। जी प्रदीप जी, ये तो कि अभी जो देश में संविधान पूर्ण रूप से न तो लागू किया गया, न उस दिशा में सरकारों ने उस तरीके से प्रयास किए जो करने चाहिए। लेकिन उस संविधान को लागू करने के लिए और लागू करवाने के लिए बामसेफ ने BS4 अभियान शुरू किया और अभी कमेटी जो बनाने का हम उस दिशा में और ज्यादा कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा, सभी जो भी SC ST OBC के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी संगठनों को मुझे लगता है कि भारत का संविधान ये इकट्ठा भी कर सकता है, जो अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। संविधान के नाम पर सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सारे संगठन इकट्ठा हो सकते हैं। और इस संबंध में हम लोगों ने एक पहल की है। 28-29 अगस्त को रिंगना बोडी नागपुर में सभी देश के जो भी तमाम SC ST OBC के संगठन हैं, जो भी फुल एम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और वहां पर उनके साथ चर्चा की जाएगी और एक ठोस आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ हमने 30 तारीख को बामसेफ के नाम पर काम कर रहे सभी संगठनों को, सभी साथियों को आमंत्रित किया है। 30 तारीख को उनके साथ हम चर्चा करेंगे और 28, 29, 30 अगस्त को नागपुर में, रिंगना बोडी नागपुर में हम वो शुरुआत करने वाले हैं कि आपसी मन मुटाव को मिटा करके और संविधान के पक्ष में सभी लोग इकट्ठा होकर के एक साथ चलने का संकल्प लेने वाले हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास जारी हैं और ये जो संविधान है, मुझे लगता है कि ये सम जमा विधान जो मतलब बराबरी पैदा करने का, और ये हमने हमारे संगठन में भी लागू की है और हम उस तरीके से जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की जो भावना है वो हमने संगठन में भी लागू की है और जो बाबा साहब ने संविधान में लिखी थी हम उसको देश में भी लागू करना चाहते हैं। और इसी मानसिकता के तहत हमने पूरे देश के तमाम संगठन 28, 29, 30 को रिंगना बोडी नागपुर में आमंत्रित किए हैं। उसके बाद हम एक बड़े आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। ये संदेश मैं देना चाहता था, तो इसी के साथ आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम संक्षिप्त में आप तीनों से हम आज के विषय पर एक वाक्य में क्या इसको कंक्लूडिंग करेंगे, क्या संदेश देंगे? एक वाक्य में संदेश दीजिए द्रविड़ सर। जी, जो भारतीय संविधान है वो सामूहिक नेतृत्व की प्रणाली है और इसको हम मतलब के सामूहिक नेतृत्व से ही देश में लागू करना चाहते हैं और स्थापित करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए संविधान को लागू करने के लिए। शत्रुजीत सिंह सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आज के विषय पर कंक्लूडिंग में एक वाक्य में हमारे दर्शकों के लिए मैसेज। जी, संवैधानिक रूप से इस देश की सत्ता चलाने के लिए
हम इस देश में मूल निवासी समाज के लोगों में एक कॉमन थॉट पैदा करेंगे और इस देश में अब हमारी बारी है, मूल निवासियों की बारी है। 71 साल अब हमें राज्य करना है, फिर हम टैली करेंगे कि उनका चलाया हुआ देश में खुशहाली आई कि हमारे चलाए हुए देश में खुशहाली आई। ऐसा हम प्रयास करेंगे। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात संदेश है। कॉमन थॉट इस देश में होना चाहिए। जी, मोहिते सर से रिक्वेस्ट करेंगे। जी जी, मैंने पहले ही बताया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को बचाने के लिए हमें संघर्षरत होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें लोकतांत्रिक सभ्यता के आधार है। और इस लोकतांत्रिक सभ्यता को बचाने के लिए अगर हमारा समाज आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक क्रांति का, वो निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।